नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एनसीईआरटी एजुकेशन हब के अंदर। दोस्तों आज आपको बताना चाहूँगा मैं कक्षा 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूँ। 2 पार्ट हमने 5वें अध्याय का कर चुके हैं और पिछले 4 अध्याय हमने पूरे पूर्ण किए हैं। उनकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं और आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज बिना किसी देरी के जो 5वां अध्याय है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार, उसी के अंदर हम आगे पढ़ने वाले हैं शोषण के खिलाफ अधिकार। ठीक है, तो शोषण के खिलाफ जो अधिकार है इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण न कर सके, और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण न हो सके। देखिए हमारा जो संविधान है उसमें ये भी है, भाई स्वतंत्रता हो गई, बराबरी का हो गया, यानी कि समानता का तो हो गया, लेकिन अब शोषण यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमजोर लोगों से शोषण करवाया जाए और उनका शोषण किया जाए और उनसे के काम धंधे कम दामों पर ऐसे किए जाए, तो शोषण नहीं किया जाए। इसके खिलाफ भी एक अपने संविधान है उसके अंदर आर्टिकल है। ठीक है, संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है, इन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। जो गैर कानूनी 3 हैं उनके अंदर हम पढ़ते हैं कि देखिए पहला है संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। संविधान क्या करता है? मनुष्य जाति के अवैध व्यापार को निषेध करता है, यानी कि अवैध व्यापार पर रोक लगाता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती है जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। देखिए कई आप समझते होंगे कि कई ऐसे कार्य हैं जो महिलाओं को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनका शोषण किया जाता है और उन महिलाओं से उनका शोषण किया जाता है। दूसरा ये आता है कि हमारा संविधान है किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है, यानी कि किसी भी समाज का कोई भी हो उसे आप जबरन बेगार या जबरन उनसे काम करवा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी निषेध करता है हमारा संविधान। आगे है कि बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुक्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है, यानी कि कई ऐसे आपने देखा होगा कि कई जगह अपने मालिक के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता है, तो कहीं थोड़ा बहुत अनाज के बदले में उन्हें काम करना पड़ता है और जबरन काम करना पड़ता है। तो ऐसा भी जब इस प्रकार का जो काम होता है वो मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है, तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तो इसका भी जो हमारा संविधान है वो इसका भी निषेध करता है, इसकी भी अवहेलना करता है। तीसरा ये आता है कि संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। देखिए संविधान के अंदर हम 2 इसमें पढ़ चुके थे, एक तो अवैध व्यापार और एक जबरन काम करवाते उसका। ठीक है, तो इसी के साथ में जो हमारा संविधान है वो बच्चों से काम करवाने के लिए भी मना करता है कि आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो उसमें ये कि किसी भी कारखाने, रेलवे या बंदरगाह जैसे खतरनाक काम होते हैं, जिससे कारखाने, खदानें रहती है, तो उनके अंदर दुर्घटनाएं होने की संभावना है, या कम उम्र के बच्चे रहते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कि उनकी असामयिक मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, और रेलवे यानी कि आप समझते हैं ट्रेन, तो वहाँ पे भी थोड़ा वो यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। बंदरगाह रहते हैं जहाँ पर आप समझते हैं पानी वगैरह रहता है, बोट वगैरह, वहाँ पे भी बोझ का काम ऐसा करवाया जाता है। तो इसमें जो भारत सरकार है और हमारा जो संविधान है राइट, तो उसमें 14 वर्ष से कम बच्चों से काम नहीं करवाया जाता है, और यदि इस प्रकार से कहीं पे भी पाया जाता है तो उन्हें कठोर सजा देने का प्रावधान हमारा संविधान करता है। तो इसी आधार पर क्या है कि बाल मजदूरी रोकने के लिए कई कानून हमारे संविधान ने बनाए, और इनमें बीड़ी बनाने वाले बीड़ी बनाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि एक तरह से प्रदूषण आप समझ सकते हैं राइट, और धूम्रपान है तो उससे क्या करता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पटाखे बनाने वाली, कई बार आपने सुना होगा कि पटाखे वाली जो फैक्ट्रियां रहती है तो उनसे क्या रहता है, जो बारूद रहती है, गोला बारूद रहता है, तो उससे अपने जो फेफड़े होते हैं वहां पे बारूद का प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण भी उनकी मृत्यु तक हो जाती है। आगे दिया सलाई बनाने में, प्रिंटिंग व रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल है। देखिए इन प्रकार के काम जो यहाँ पे बताया कि बीड़ी बनाना, पटाखे, दिया सलाई, प्रिंटिंग, रंग रोगन, तो इस प्रकार के जो कारखाने रहते हैं इनमें 14 वर्ष से कम बच्चों को निषेध किया गया है कि यहाँ पे आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते, क्योंकि वो बच्चे हैं तो उनकी उम्र होती है खेलने कूदने की, सीखने की। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार के यानी कि जोखिम भरे कामों में उनको नहीं धकेलना चाहिए, और यदि इस प्रकार से पाया जाता है तो हमारा संविधान उन्हें सजा देता है।
आगे है कि इन खबरों के आधार पर संपादक के नाम पर एक लंबा पत्र व इस प्रकार की अर्जी है। तो आप ऐसे कहीं लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक थी मद्रास हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी। उसमें अर्जी में यह कहा गया था कि सालेम जिला एक मद्रास है, तो वहाँ पे क्या यानी कि सालेम जिला है, उसके अंदर गांव के 7 से 12 उम्र के बच्चे थे, अनेक बच्चे थे। उन्हें केरल के त्रिचूर जिले में के आलूर में बेचा गया। और आप समझे होंगे कि क्या होता है कि इस प्रकार से बच्चों को ले जाकर बेच दिया जाता है और फिर उनसे जो अभी मैं आपको पहले बताया ऐसे जोखिम भरे कार्य उनसे करवाया जाता है। आगे है कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक के होमपेट, मांडूर व इकाल इलाके में लोअर एस खदानों में 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों से काम करवाया जा रहा है। बच्चों से खुदाई, ऐश तोड़ने, लादने, गिराने, ढुलाई व कटाई का काम लिया जा रहा है। तो उनको न तो सुरक्षा के उपकरण दिए जाते हैं और न ही मजदूरी और न ही उनके काम का समय। यानी कि आपने देखा होगा कि टोटली ऐसा है कि जिसके कारण क्या होता है, इस प्रकार से ना तो उनको सुरक्षा दी जाती है और यदि आप ऐसा कुछ प्रदूषण वाला है तो वहां पे आपको मुंह पर मास्क या मुंह की सुरक्षा, हाथों के लिए कुछ ऐसी है, शरीर के लिए तो ऐसा कुछ कोई भी सुविधा नहीं देकर बिना सावधानी के उनसे काम करवाया जाता है और उनकी जो पढ़ाई है वो तो फिर होती नहीं है, आप समझते हैं। तो इस प्रकार के काम होते हैं। ये तो 25 मई का। अब आते हैं 25 अप्रैल का। मार्च, मई और अप्रैल का आ गया। अब आते हैं अप्रैल में कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है, तो उसके नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लड़कियों से काम कराने का क्रम बढ़ता जा रहा है। अब ज्यादा बच्चियों से काम कराया जा रहा है। सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है कि पहले जहां प्रति 1000 पुरुष जो काम करते थे उनकी बच्चियों की संख्या उन पे 34 थी और अभी 41 हो गई है। पहले जो प्रति 1000 थे उनमें से 34 थी और अभी 41 हो गई है। यानी कि लड़कों की संख्या का अनुपात 31 बना हुआ है। यानी कि दिनों दिन जो लड़कियां हैं उनसे भी इस प्रकार से काम करवाए जा रहे हैं जो उनके लिए है नहीं। यानी कि उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार न होकर जो उच्च और यानी कि उनकी उम्र नहीं है उस काम करने की, वो काम में उनको धकेल दिया जाता है और वो काम उनसे करवाया जाता है। तो इनका हमारा जो संविधान है वो अवहेलना करता है। यदि आपके भी क्षेत्र में इस प्रकार से कहीं होता है तो आप कोशिश करें कि उन्हें न्याय मिले। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब चलते हैं हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर छोटी सी बात कर लेते हैं कि हम इतनी बात करते जा रहे हैं तो थोड़ी सी इस पे भी बात होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है कि धर्मों की स्वतंत्रता। तो इस मामले में हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे। यानी कि सभी धर्मों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया है। और हमने जो दूसरा अध्याय पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत में के अधिकांश लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं। आप सभी जानते हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग हैं। भारत में बहुत सारे धर्म प्रचलित है। तो कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, कुछ लोग ऐसे भी जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता का की जो ये सोच है इस पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखा जाता है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहां किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों में उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। यानी कि किसी भी धर्म को नीचा, किसी भी धर्म को ऊंचा नहीं मानना चाहिए। सभी धर्म है वो अपनी जगह पे बेस्ट है। ठीक है, और हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। ये नहीं है, क्योंकि आप देखते होंगे कई बार ये ऐसा हो जाता है कि लोग धर्म परिवर्तन करवा देते हैं जबरन। कई ऐसे हैं जो किसी दूसरे धर्म के बारे में उल्टे सीधे बोलते हैं, फिर दूसरा धर्म फिर इससे दंगा फसाद होते हैं और उनसे कई लोगों को हानि पहुंचती है। तो हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंध करने की आज़ादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए यदि आप किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाते हैं या दूसरे धर्म के खिलाफ जाते हैं या दूसरे धर्म
को ठेस पहुंचाते हैं तो वो आपका फिर अधिकार है, तो उसके अंदर आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो ये आपके लिए ऐसा यानी कि एक वेद नहीं है, ठीक है। तो अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर या फेरेब करके, लालच देकर उसे धर्म परिवर्तन करवाना नहीं है। यानी कि अधिकार, यदि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो आप किसी को लालच देके या किसी भी प्रकार से उन्हें धर्म परिवर्तन करवाएं, ऐसा नहीं है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। आप कोई से भी धर्म को मान सकते हैं, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। अपना धर्म मानने या उसके अनुसार आचरण करने का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार चाहे जो करे। ऐसा भी नहीं है कि आप बोले कि भाई मैं तो इस धर्म से हूँ, कोई सा भी हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी है, तो आप ये है कि आप उस धर्म के अंदर जाते हो, बोले मेरा धर्म है, मैं कुछ भी बोलूँ इसके बारे में, कुछ भी करूँ, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। यानी कि ये आपको वहाँ पे आपको आज्ञा यानी कि आपको अधिकार नहीं होता है इस प्रकार से कि आप कुछ भी करें। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर या बलि या पशु की बलि नहीं दे सकता। देखिए आजकल ये देखा जाता है, बलि देते हैं, पशुओं की बलि देते हैं, ठीक है, या व्यक्तियों की बलि। तो ऐसा कोई सा भी धर्म नहीं है कि उसके अंदर ऐसा हो कि आप वहाँ पे बलि दे, ठीक है। तो औरतों को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। ऐसे नहीं है, ऐसा कोई भी धर्म नहीं है कि उसके अंदर आप महिलाएं हैं, उनके रीति रिवाज या उनके जो अधिकार हैं उनका आप हनन करें, उनके रीति रिवाजों पर का आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता है, यानी कि कोई भी विधवा हो गई है तो वो उसका अधिकार है कि वो कुछ भी करे, वो जैसे भी रहे, वो उसे सफेद कपड़े पहने या नहीं पहने, वो किसी दूसरे से शादी करे या नहीं करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस पर हम किसी के ऊपर रोक नहीं जमा सकते, हमारा संविधान स्पष्टली कहता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष है वो शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ये भी नहीं है कि आप किसी धर्म को पक्ष ले लेते हैं, और उससे क्या होता है, यदि आप किसी का पक्ष ले लेते हैं तो चाहे यदि वो धर्म है उसके अंदर आप रहते हुए गलत काम भी करते हैं, तो वो यदि उसका पक्ष ले लिया है तो वो फिर क्या करेगा, वो ऐसे बोलेगा नहीं ये तो सही है, नहीं ये तो सही है, और उससे फिर कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। ना ही ऐसा किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है, उसके साथ भेदभाव कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी के साथ में भेदभाव करो या किसी को आप सजा दो। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती कि आप किसी धर्म को या कोई भी धार्मिक संस्थान आपकी है तो उसके रखरखाव के लिए आप वहां से टैक्स वसूल करें। ऐसा भी कोई भी हमारी जो सरकार है, हमारा जो संविधान है, ऐसी कोई अनुमति नहीं देता है। सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था कर रही है तो वहां के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देशन का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मान लीजिए किसी भी कोई भी संगठन है, वो ऐसा कोई भी संगठन उसका संचालन कर रहा है, निजी कर रहा है, निजी संगठन है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को आप उसके लिए बाध्य करें कि आप कोई भी धर्म है तो उसकी प्रार्थना के अंदर आप हिस्सा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आगे चलते हैं कि इसी के अंदर कि आप वहां पे मजबूर नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ में यह है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अधिकार हैं उनके बारे में छोटी सी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकार को लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे, क्योंकि बहुसंख्यकों के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कि इसका सीधा सा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति में अपने बहुसंख्यकों को ज्यादा ताकत देते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुसंख्यकों को वहां पे ताकत देती है, ठीक है। आगे ये कि अल्पसंख्यकों ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़े चले जाएंगे। देखिए यदि आप बहुसंख्यकों या कमजोर जो वर्ग हैं उनको यदि आप कुछ अलग से आप उनको अधिकार नहीं देंगे, ठीक है, और उन्हें आप एक स्वतंत्र
गुणवत्ता से काम करने के लिए आप उन्हें अधिकार नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। और इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का स्पष्ट से वर्णन करता है। तो इसी के अंदर हम पढ़ते हैं, पहला क्या है कि नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा या संस्कृति को बचाने का अधिकार है। आप किसी भी संस्कृति हो, आपकी कोई सी भी भाषा हो, तो यह आपके पास में अधिकार है कि आप अपने धर्म, आप अपना जो अधिकार है उसे आप बचाएं। आगे यह है कि किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता है। ऐसा सरकारी यदि आपके सामने ऐसा होता है, कई बार आप देखे होंगे जो निजी संस्थान है उनमें अलग एक ही धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, कई ऐसे हैं कि उसके अंदर एक ही समाज के व्यक्ति पढ़ते हैं। तो ऐसा जो सरकारी संस्थान है यदि आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा ये है, और प्राइवेट में आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ऐसा अधिकार हमारा संविधान नहीं देना। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। आप किसी भी अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान आप चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी की अवहेलना करके वो चलाएं। ठीक है, आगे इसमें हम बात कर लेते हैं छोटी सी कि यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा, वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगी। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले का बहुमत है, पर कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक हैं। पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, पर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में वे अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अल्पसंख्यक यानी कि कम मात्रा में है, और उनका जो अधिकार रहता है तो वो उनका एक अलग प्रकार से रहता है, उनके पास में एक अलग रहता है। ठीक है, तो इन्हीं के अंदर हम आगे पढ़ते हैं कि हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं, जो अधिकार है ये हमें कैसे, किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कि यदि अधिकार की गारंटी है तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं है अगर इन गारंटियों को मानने या लागू करने वाला न हो। तो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार है। ठीक है, और यदि हमें इस प्रकार का अधिकार, तो हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय हैं। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। तो इससे पहले हम छोटी सी की एक चर्चा और कर लेते हैं कि इन खबरों को पढ़ना है आपने को। देखिए यहाँ पे 3 खबरें दी हुई है। पहला है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आपात बैठक में हरियाणा के सिख धार्मिक स्थलों के प्रबंधक के लिए अलग संगठन बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। सरकार को यह चेतावनी दी गई कि सिख समुदाय अपने धार्मिक मामलों में किसी भी किस्म की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह जून 2005 की बात है। आगे चलते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने वाले केंद्रीय कानून को रद्द कर दिया और मेडिकल स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में सीटों के आरक्षण को गैर कानूनी करार दिए गए। जनवरी 2005 की बात है। अगला यह है कि राजस्थान सरकार ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने का फैसला किया और ईसाई नेताओं का कहना है कि इस विधेयक में से जो अल्पसंख्यक में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। ऐसा ये 3 खबरें हमारे सामने आती हैं। आगे बात कर लेते हैं जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसी के संबंध में कि यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है और संभव है कि कई बार हमारी जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई और संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम अदालत के जरिए इसे रोक सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार से आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं, यदि आपको उन्हें जो अधिकार हैं उनके बीच में भी यदि कोई भी आता है, चाहे निजी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, एवरीथिंग, तो आप उसके अंदर आप अदालत जा सकते हैं और उन्हें रोक सकते हैं। इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण जो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे उन्होंने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संविधान की आत्मा इसलिए कहा गया है कि सब कुछ इसमें, यदि आपके जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यदि उनका हनन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जाते हैं,
कहाँ जा सकते हैं, संविधान है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, या आप किसी भी आपका जो स्टेट है वहाँ पे आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और वहाँ पे आप न्याय के लिए अपील कर सकते हैं। इसी के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा संगठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर है। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो विधायिका, कार्यपालिका और सरकार के द्वारा जो किसी भी प्राधिकारी की गतिविधियां या फैसले उनसे भी बढ़कर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता है। कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है कि विधायिका हो, कार्यपालिका किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उसमें कमी हो तो वो फैसला काम ही अवैध हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि इनमें कोई भी फैसला ऐसा नहीं होना चाहिए और हम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए ऐसे कानूनों या उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो फैसले हैं या फिर राष्ट्रीयकरण के जो बैंक हैं, बिजली बोर्ड जैसे उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। यानी कि ऐसा यदि आपके सामने होता है तो हम उसे चुनौती दे सकते हैं। आगे है कि वे भी राष्ट्र व्यक्तियों या निजी व्यक्तियों के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार हमारे पास है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास में अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती है। यानी कि अदालत ऐसी भी है कि यदि आपके साथ में कुछ किसी भी प्रकार का कुछ भी हो जाता है तो आपको हर्जाना देने के लिए हमारी जो अदालतें हैं वो है। गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती है। और अध्याय हम जब 4 पढ़े थे तो उसके अंदर भी हमने ये चीजें देखा था कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है, जिसके अंदर सरकार और संसद किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं दे सकती है। न्यायपालिका अपने न्याय अपने हिसाब से करती है। हमने यह भी देखा है कि न्यायपालिका बहुत ही शक्तिशाली और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ है जरूरी हो वह करने में हमारे न्यायपालिका सुरक्षित है। तो आपको यदि किसी भी प्रकार से आपके अधिकारों का हनन किया जाता है तो आप उच्च न्यायालय, राज्य का उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं। आगे है कि मौलिक अधिकारों का हनन करने के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। पर अब अगर मामला सामाजिक व सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामले में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन को क्या करा जाता है, मौलिक अधिकार हो जाते हैं, उनका जो उल्लंघन यदि हो जाता है उनको लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। और ऐसे मामले रहते हैं तो समाज से जुड़े हुए जनहित के बारे में तो जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है, जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। आगे है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति या समूह के लिए किसी भी व्यक्ति या समूह है तो किसी के भी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी न्यायालय उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले में जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच में मामला सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले पर विचार कर सकते हैं और इसे स्वीकार कर सकते हैं। अभी इसे हम पढ़ने से पहले हम छोटी सी यहाँ पे आपको एक बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे ये बहुत सारी अखबार की रिपोर्ट्स हैं, उनमें मेला उठाने की प्रथा रोकने में ढिलाई से आयोग नाराज, बाल मजदूर मामले में कर्नाटक सरकार से रिपोर्ट मांगी, ऐसी कई सारी रिपोर्टें रहती है। चैरिटी ऑन ट्राइबल डेथ्स, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हम एक छोटा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है, अब वो क्या है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या आपने ऊपर बने जो अभी आपको यहाँ पे मैंने बताया था ऐसा है तो इस पर आपने ध्यान दिया होगा या आप वीडियो पॉज करके उसे आराम से देख सकते हैं। मैं एक बार वापस से इसे कर देता हूँ आपके सामने, इसे आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके जूम करके आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ आएगा लेकिन उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं क्या है कि इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जिक्र आया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जिक्र किया गया है।
तो इस ये संदर्भ में मानव अधिकार के प्रति बढ़ती जागरूकता व मानव की गरिमा के संघर्षों के बारे में है। जो मानवों के अधिकार है उनके प्रति जो जागरूकता है, उनकी जो मानव की गरिमा है उसे बनाए रखने के लिए जो संघर्ष है उन्हीं के बारे में है। आज भी आप अखबारों के अंदर पढ़ते होंगे कि जिनके अंदर आपको क्या दिखता होगा कि अखबारों के अंदर तरह तरह की खबरें आती हैं, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो जनहित के बारे में है, तो वो चीजें हैं वही यहाँ पे है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार उल्लंघनों के गुजरात दंगे जैसे कई मामले हैं। इनके बारे में हम देश भर में लोगों पर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके दोषियों को नहीं पकड़ पाने के लिए किया जा रहा है। इन मामलों को गंभीरता से तो नहीं लिया जा रहा, तो उसमें मानव अधिकार जो संगठन है और संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। क्या करते हैं वो मानव जो अधिकार संगठन है वो सरकार की जो एजेंसियां हैं उन पर सवाल उठाती है, उनकी अवहेलना करती है कि आपको जो दिया गया और जो अपराध आपके सामने हुआ है, जो मानव के अधिकारों की का हनन हुआ, उन्हें आप सजा नहीं दिला पाए, तो उसके संबंध में जो संगठन है वो इस प्रकार का सवाल उठाती है। ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी को दखलन देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की। ऐसा एक मामला है जो 1993 में कानून द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। 1993 में, याद रखिए, न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र है। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी और प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है। देखिए, सेवानिवृत्त जज, अधिकारी और प्रमुख नागरिक इसमें रहते हैं, तो किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व या बोझ नहीं होता। सो ये पीड़ितों को उनके मानव अधिकार दिलाने में मदद करने में ही सारा ध्यान दे सकता है। इनमें संविधान प्रदत्त अधिकारों में शामिल है, यानी कि इसके अंदर जो संगठन है तो उनके अंदर ऐसे लोग रहते हैं जो अधिक से अधिक उनके पास नॉलेज है, इन इसी प्रकार के सभी जो संविधान की अच्छी नॉलेज रखते हैं और ऐसे मामले रहते हैं तो उनका जो निर्णय रहता है वो लेने में सक्षम रहते हैं, ऐसे लोग उसमें शामिल रहते हैं। अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई भी संधियां, अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल है जिन पर भारत ने दस्तखत किए। ऐसी कई सारी आपको अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं मिल जाएगी, कई संधियां मिल जाएगी जिसमें भारत ने भी दस्तखत किए हैं। आगे चलते हैं। मानव अधिकार आयोग खुद ही किसी को सजा नहीं दे सकता है। ये जिम्मेदारी अदालतों की है कि जो आयोग का काम सिर्फ है मानव अधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र व विश्वसनीय जांच करना। यह उन मामलों की भी जांच करता है ऐसे जहां पर उल्लंघन में हो या इन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप हो। ये देश में मानव अधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम करते हैं कि मानव के अधिकार हैं उनका लोगों को पता चले कि हमारे जो अधिकार है वो है क्या, हम क्या कर सकते हैं। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है और पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है, यानी कि पीड़ितों की ओर से लड़ता है। अपनी जांच करने में के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार है। किसी भी अदालत की तरह ये चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकता है या किसी जो सरकारी अधिकारी है उससे पूछताछ कर सकता है या किसी सरकारी दस्तावेज की मांग ये कर सकता है कि यदि कभी कभी आपको ने देखा होगा कि सरकार को किसी भी प्रकार से चीट करके लोग वहाँ पे गलत दस्तावेज दे देते हैं तो उसकी भी ये जानकारी कर सकता है, उस पर जांच कर सकता है या किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है, घटनास्थल पर अपनी जांच की टीम भेज सकता है। अब ऐसा भारत में कोई भी नागरिक मानव अधिकारों का उल्लंघन के मामले में पास निम्नलिखित पते पर शिकायतें भी भेज सकता है। हमारा जो पता है वो भी है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे भेज सकता है। अब वो जो पता है उसमें कौन कौन सा, एक तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, एक जीपीओ है, जीपीओ का आपने नाम सुना होगा, कॉम्प्लेक्स है, INA है नई दिल्ली के अंदर जिसमें 110023 आयोग के पास अर्जी भेजने की न तो कोई फीस है और न कोई फॉर्म है, न ही कोई तय तरीका है। आप यहाँ पे इसके बारे में मामले का उल्लंघन, आपके यदि मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट शिकायत भेज सकते हैं। फिर जो टीम है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वो इस पे जांच करता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह ये 26 राज्य 10 दिसंबर 2018 की स्थिति में राज्य मानव आयोग अधिकार हैं। इसके अधिक जानकारी है वो www.nahda.in
NHRC.nic.in पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको एक आपके अधिकारों के तहत आपको लड़ने के अधिकार के संबंध में छोटी सी जानकारी दी गई है कि आपके जो अधिकार हैं आप उनके संबंध में आप लड़ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अधिकारों का बढ़ता दायरा, अधिकारों का बढ़ता हुआ दायरा। ठीक है, इसके बाद में हमारा इसी चैप्टर के अंदर आज आशा करूंगा कि इस जो हमारा यही पार्ट है इसमें हम पूरा अध्याय को कंप्लीट करें। हमने जो अध्याय की शुरुआत की थी 5वीं की लोकतांत्रिक अधिकारों की, तो उसके अंदर हमने अधिकारों के महत्व पर भी चर्चा की थी और इस अध्याय में ज्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान हुआ था संविधान के दिए हुए मौलिक अधिकारों पर, जो अधिकार हमको हैं उनके ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। ये सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों की स्रोत हैं और हमारा संविधान और हमारे कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया। समय समय पर जो अदालतें हैं उन्होंने फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीजें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है। उन्हीं से ये चीजें निकली है। जो सूचना के अधिकार हुए, स्वतंत्रता के अधिकार हुए, शिक्षा का अधिकार, इस प्रकार के जो भी अधिकार है मौलिक अधिकारों से निकला हुआ है और उन्हीं से निकली है। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है कि जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें भारत सरकार जो सरकार है वो मुफ्त शिक्षा अनिवार्य दिलाना है, यानी कि अनिवार्य है, ये कंपलसरी है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को तो शिक्षा मिलनी ही चाहिए। सरकार ने फिर भी अभी 14 ही नहीं, उसके बाद भी बहुत कम फीस पर हमारी जो सरकार है कॉलेजों तक पूरी डिग्रियां तक सरकार दिला रही है बहुत कम दाम में, यानी कि बहुत नाम मात्र की फीस रहती है उसकी। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाले कानून भी पास कर दिया है। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति का अधिकार, आज़ादी के मौलिक अधिकारों के तहत, ये व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकारों को तहत है। और इन्हीं के आगे हम इसमें छोटी सी चर्चा और करेंगे कि क्या है कि जो सरकारी दफ्तर में सूचना मांगने या पाने का अधिकार आपके पास में है कि यदि आप कोई भी सूचना है उस सरकारी दफ्तर से आप मांग सकते हैं, आपको लगता है कि आपको इसकी जरूरत है उसके लिए। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है और साथ ही भोजन का अधिकार, ठीक है, तो साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए जो मौलिक अधिकारों के तहत ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जैसे मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है और ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं, सर्वमान्य नैतिक दावे हैं। और कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी। इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया। दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन्हें सर्वमान्य नैतिक दावों को माने और उन्हें कानूनी रूप दें। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां, प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने की मांग की है, लेकिन ऐसा देखिए संभव नहीं है कि आप जो कहें वो सरकार कर दे या हमारा जो संविधान है वो कर दे, क्योंकि संविधान के अंदर भी एक सीमित दायरा रहता है वहां तक कि आपको अधिकार और आपके जो अधिकार है वो आपको मिल पाते हैं सुविधाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस प्रकार से हम जब देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा, तो उसमें हम हर समय जो नए अधिकार सामने आते हैं, आपके पास में नए नए अधिकार आते हैं, तो ये लोगों के संघर्ष से हासिल हुए। लोग संघर्ष किए इसके लिए, बहुत हड़तालें किए, बहुत सारी आंदोलन किए हैं, बहुत लोगों ने इसके लिए अर्जियां दी है, बहुत लोगों ने इसके लिए गिरफ्तारी भी दी है, बहुत सारी चीजें करने को पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में ये जो नए नए आपको कानून देखने को मिलते हैं ये लागू किए जाते हैं। समाज के विकास या नए संविधान के निर्माण के साथ ही एक नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय भी हमने देखा है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले। तब उनमें से जो कुछ है वो हम 4-5 पर हम चर्चा यहाँ पे कर रहे थे। निजता का अधिकार, इस कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती।
यानी कि जो निजता का अधिकार है उसमें हम नागरिकों के घरों के उसके बिना कारण के हम उनकी तलाशी नहीं ले सकते, उनके जो फ़ोन है उसे टेप नहीं कर सकते, यानी कि फ़ोन को हम ट्रैक नहीं कर सकते। चिट्ठी व पत्री खोलकर हम नहीं पढ़ सकते हैं किसी भी व्यक्ति की, ठीक है। तो ये निजता के अधिकार में आता है, यानी कि निजी रखना। पर्यावरण का अधिकार होता है, तो इसमें हमें पर्यावरण पाने का अधिकार है जो नागरिकों के स्वास्थ्य कुशल क्षेम के प्रतिकूल न हो। पर्याप्त आवास पाने का भी अधिकार है कि आप कितना भी बड़ा आपका घर रख सकते हैं, वो आपके लिए है। स्वास्थ्य सेवाओं व पर्याप्त भोजन व पानी तक पहुंच का अधिकार आपके पास है, जो किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी आपातकाल में आपको कोई भी चिकित्सा जैसी सुविधाएं आपको देने के लिए यानी कि मना नहीं कर सकता, और यदि आपके को कोई भी मना करता तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पे आप अपने उसके संबंध में आप न्याय पा सकते हैं। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार है, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार हुआ, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार हुआ, निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। अभी इसके बारे में हम छोटी सी बात कर लेते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र है, उनमें जो आपको पिंक यहाँ पे ये दिख रहा है इसके अंदर इस बॉक्स में, इसमें हम छोटी सी चर्चा करेंगे। जैसे इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकार हैं, उनको मान्यताएं दी गई है जो भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से सीधे जुड़े हुए नहीं है, मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी वो हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का रूप नहीं लिया है, लेकिन दुनिया भर में मानव अधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानव अधिकार के रूप में देखते हैं, जिनमें काम करने का अधिकार, जैसे हर किसी को काम करने व अपनी जीविका का उपार्जन करने का अवसर है, काम करने के सुनिश्चित व स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार, मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर लायक उचित मजदूरी का अधिकार है, जैसे समुचित जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें पर्याप्त आपको भोजन, कपड़ा व मकान का अधिकार आपको है कि आपको ये तो मिलना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा व बीमा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार, जिसमें कि बीमारियों का इलाज समय पर होना चाहिए, प्रजनन काल में महिलाओं का खास ख्याल व महामारियों की रोकथाम का अधिकार है कि अब आप देखते हैं कि कई बीमारियों से बचने के लिए जो हमारी सरकार है हमारा, तो उसके बारे में हमारी सरकार बहुत कोशिश करती है, और कई ऐसी बीमारियां जिन पर काबू भी पाया है। जैसे आपने अभी बहुत बड़ी बीमारी अपने सामने आई थी कोविड-19, तो आपने देखा कि उससे कितनी मुश्किल से हम निपट पाए, लेकिन फिर भी बड़ी आसानी से हमने कोशिश किया, लड़ा और हमने अंततः उस पर जीत हासिल की। और शिक्षा का अधिकार है कि मुक्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उच्चतर शिक्षा तक समान पहुंचे, यानी कि कोशिश की जाए। शिक्षा का अधिकार है कि सभी को उच्चतम शिक्षा तक फ्री में दी जाए, मुफ्त में सेवाएं दी जाए। अब इसमें जो कुछ शब्दावली है उस पर हम थोड़ी अपनी नज़र डालते हैं, फिर हमारा जो चैप्टर है इसको पूर्ण करेंगे। कि प्रतिज्ञा पत्र है कि प्रतिज्ञा पत्र का मतलब क्या होता है कि नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति, समूह या देशों का वायदा। ऐसे बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले पर इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है। प्रतिज्ञा पत्र वो होता है। दावा किया होता है कि सभी नागरिकों, समाज या सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग रहती है, उसे दावा किया जाता है। दलील, दलित का आपने नाम सुना होगा कि जैसा ऐसे जाति में जन्मा व्यक्ति जिससे दूसरी जातियों के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते हैं, उन्हें दलित के लिए जैसे अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये हमारा जो संविधान है वो सभी को समानता का अधिकार देता है, शोषण का विरुद्ध अधिकार है, तो उनके अंदर ऐसी आज्ञा नहीं है कि हम किसी को भी नीचा दिखाएं और उन्हें दलित के संबंध में हम उन्हें देखें। जातीय समूह है तो जातीय समूह के अंदर मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल या सम्यक वंश के हो। एक जातीय समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों, धार्मिक विश्वासों, ऐतिहासिक स्मृतियों के जरिए जुड़े रहते हैं। जैसे कोई भी समाज रहते हैं तो उनका एक अलग अलग, आपने देखा होगा कि कई देवताएं ऐसे हैं जो कुछ विशेष समाज, विशेष देवताओं को मानती है। कुछ विशेष धर्म है जो विशेष जातियों के लिए, विशेष लोगों के लिए है, ठीक है। वो अपने यानी कि मानते, कोई भी मान सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग उससे ज़्यादा महत्व देते हैं, कुछ कम देते हैं। अब आते हैं
सम्मन होता है कि अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया हो, उसे सम्मन कहा जाता है। अवैध व्यापार का मतलब होता है कि अनैतिक कामों के लिए स्त्री पुरुष और बच्चों की खरीद बिक्री को अवैध व्यापार यानी कि जो वैध हो, यानी कि वैध नहीं हो, मतलब कि सरकार की आज्ञा के विरुद्ध इस प्रकार से काम किए जाते हैं, उसे अवैध व्यापार कहा जाता है। अब इसमें एक छोटा सा आगे और पढ़ते हैं कि एक आपने सुना होगा रीट, और ऐसे सुना होगा रीट जारी हुआ है। उसमें कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश रहता है, उसे रीट कहा जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसमें होता है कि मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल कहते हैं, और ये संगठन दुनिया भर में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। तो जिससे इस प्रकार से यानी कि टोटली आपको इस अध्याय के अंदर ये समझाने की कोशिश की गई है कि आपका जो अधिकार है वो क्या है, आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या क्या अधिकार हैं, आप कहाँ क्या कर सकते हैं, आपका अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसके बारे में आपको विस्तार से इसके अंदर जानकारी दी गई है। तो दोस्तों आशा करूँगा कि यह चैप्टर आपको आसानी से अच्छा समझ में आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने जो परीक्षाएं हैं प्रतियोगी उनके अंदर अंक अर्जित करने के अलावा भी आप अपने जीवन के अंदर इन्हें उतार सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन के लिए ये जो चैप्टर है और इसका जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।